हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास साइंस का अनसॉल्व पेपर सेट नंबर 6 सन 2022 का। ठीक है, 824 BA। इसका खंड का हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आप देख सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर के आज खंड खा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए पेपर कैसा है, फिर देखते हैं इसके खंड खा का सोल्यूशन जो कि हमने नोट्स पे लिख रखा है। पूरा का पूरा नोट्स अभी आपके लिए हम दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि हमने कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लेकिन एक बार आप जल्दी से और देख लीजिए पेपर ये कैसा है। कुछ लोग को चाहते हैं कि क्वेश्चन पेपर देखने को पहले मिल जाए फिर सोल्यूशन देखने को मिले, तो पहले आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं, अब देखते हैं सोल्यूशन। भौतिक विज्ञान तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं। अब हम देखते हैं फटाफट केमिस्ट्री। ठीक है, सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन इसका जो कि हमने लिख रखा है नोट्स पर बेटा। ठीक है, तो ये फिजिक्स चल रहा था, अब ये यहाँ से सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है केमिस्ट्री का। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा होता है? तो मैं आपको बता दूं बेटा, देखो लिखा है HSO4। ठीक है, तो ये होता है अम्लीय लवण, तो ये वाला टिक कर लेंगे यहाँ पर। जैसे H2SO4 एसिड होता है, तो ये NaHSO4 ये अम्लीय लवण होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिएक्शन है Fe2O3 2Al Al2O3 और फिर 2Fe। इस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, वियोजन कौन सी है? तो ये चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं बेटा। देखो कौन सी अभिक्रिया है ये, तो देखेंगे ज़रा। देखो इस अभिक्रिया में क्या हुआ है बेटा, यहाँ से 2Al आया है, इसने Fe को विस्थापित किया है। ठीक है, तब ये हुआ है Al2, क्या हुआ है बेटा, ये हुआ है Al2O3 प्लस 2Fe। तो यहाँ पे एक बार इधर को आया है, ये हो गया विस्थापन हो गया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी आपकी। ठीक है, क्लियर हो गया विस्थापन अभिक्रिया क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। बेटा एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत का जो जमना होता है वो कहलाता है एनोडिंग। क्या कहलाता है? एनोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई एक पदार्थ होता है वो कई पार्ट्स में टूटता है, उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक एक से एक अधिक उत्पाद में वियोजित होता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि CaCO3 एक अभिकारक है, जब इसको हम हीटेड करते हैं 2 पार्ट्स में टूटता है। और यहाँ पे CaO और CO2, तो ये 2 उत्पाद यहाँ प्राप्त होते हैं। तो वह अभिक्रिया जहाँ पर एक अभिकारक से 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्राप्त होते हों, मतलब एक से अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि व उपयोग लिखिए। ठीक है, 2 अंक का क्वेश्चन है। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पर हीटेड किया जाता है, गर्म किया जाता है, देखो बेटा ये जिप्सम का सूत्र, काय का सूत्र यहाँ लिख सकते हो, जिप्सम। जब जिप्सम को हीटेड किया जाता है 373 केल्विन पर, मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये छूट गया है धोखे से लिखने के लिए। देखो बेटा ये है जिप्सम, ये क्या का सूत्र है, ये जिप्सम का है और 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तब यहाँ पे CaSO4 हाफ H2 और 3H2 प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसका यूज़ क्या है? टूटी हुई जो हड्डियाँ होती है ना, उनका प्लास्टर करने में, मूर्तियाँ आदि बनाने में इसका यूज़ होता है। तो समझ में आया आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं संक्षारण क्या होता है। तो बेटा देखा होगा आपने, साइकिल वाइकिल जैसे खड़ी होती है ना, बाई चांस घर के बाहर बारिश में खड़ी होती है, एक आध महीना 2 महीने खड़ी रहती है, उसको रिमूव पर जंग आने लगती है ना, उसको ही संक्षारण कहा जाता है। ये जो हमारी जो नल वगैरह होते हैं उन पर देखते होंगे आप, जंग आ जाती है। कैसे आ जाती है? क्योंकि वो हमेशा नमी में रहते हैं और उनको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती है। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी धातु नमी और वायु के संपर्क में आते ही हल्के हल्के उसका क्षय होने लगता है, वो खराब होने लगती है। इस परिघटना को हम संक्षारण कहते हैं। उदाहरण कैसे? जैसे लोहे पर जंग लगना, पीतल या तांबे के बर्तनों पर हरे रंग के स्पॉट्स बन जाना, जैसे आप भाषा में कहते हैं वो ढक रहे हैं बर्तनों पर, है ना, तो वही चीज़ होती है। समझ गए बात को। चलो देखते हैं इसका IUPAC नामकरण कैसे होगा। तो इसके IUPAC नामकरण को समझना पड़ेगा थोड़ा सा हम लोगों के लिए, है ना। तो देखेंगे बेटा, देखो इसका IUPAC नाम देखेंगे। देखो जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, तो इसका IUPAC नाम लिखना है। देखो यहाँ काउंटिंग करेंगे इधर से, देखो 1 2 और 3, तो बन मिलते हैं मेथ, एथ, प्रोप। ठीक है, तो ये हो गया प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। ठीक है, और ये लगाया बेटा कीटोन ग्रुप, तो प्रोपेन ओन कौन सा नंबर पर लगाया? 2 नंबर पर, प्रोपेन ऑन 2। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। इसमें देखेंगे बेटा 1 2 3। ठीक है, तो पहले ब्रोमो लिखेंगे, ब्रोमो और प्रोपेन। ठीक, ये इसके IUPAC नाम होगा। सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है, इसके दो लाभ बताइए। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। ठीक है, तो सीधी बात है, मेंडलीव की पूछ रहा है, तो जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, ठीक है, तब जो सारणी बन जाती है उसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। इसके लाभ क्या हैं, जो इस आवर्त सारणी में बेटा हम बताएं आपके लिए कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे, जिस कारण नए तत्वों की खोज करने में इससे सहायता मिली। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जो परमाणु भार कैलकुलेट किए गए थे बाद में, ठीक है, तो परमाणु भारों को सही जानकारी प्राप्त करने में हमें सहायता मिली। ठीक है, तो दो इसके लाभ हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट लिखते हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। पहला, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर हमें टिप्पणी लिखना है, 2 अंक का ही है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर। ठीक है, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल लेयर ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल लेयर ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें देखेंगे बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबके सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। नेक्स्ट है संकलन अभिक्रिया क्या होती है, 2 अंक का है बेटा, दहन अभिक्रिया में संकलन अभिक्रिया। तो देखो, दहन अभिक्रिया क्या होती है, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं वायु की उपस्थिति में, उसको दहन होना कहते हैं। जैसे पताई होती है, पताई जलाते हैं ना हम लोग, अलाव तापते हैं, लकड़ी जलाते हैं चूल्हे में, उसे तापते हैं हम लोग, तो उसमें हीट भी निकलती है, वो जलती भी है, उसको हम दहन होना कहते हैं। ठीक है, जब किसी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तब इस क्रिया को हम दहन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2, जैसे C का मतलब कोई भी कार्बन बेटा, जैसे पताई कार्बनिक यौगिक तो होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, उसको हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तब CO2 गैस निकलती है अर्थात धुआं निकलता है और हीट निकलती है जिससे हम तापते हैं ना, ये दहन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। संकलन अभिक्रिया क्या होती है, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं बेटा, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर चेंज हो जाता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं संकलन अभिक्रिया। देखो एग्जाम्पल से समझ सकते हो बेटा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें H और H जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको कहते हैं संकलन अभिक्रिया। ठीक है, अब बात आती है मिसाइल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो बेटा, ये पेपर में हर साल आता है, इस साल भी आएगा। ठीक है, अच्छे समझते हैं मिसाइल क्या होता है। देखो, साबुन के एक अणु का सूत्र क्या होता है बेटा, साबुन के जो एक अणु का सूत्र होता है वो होता है RCOONA। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RCOO -Na+। ठीक है, अगर इसके हम एक अणु की संरचना की बात करें तो उसके अणु की संरचना जो होती है बेटा, जो R होता है, आर पुच्छ की तरह होती है, देखो हमने पुच्छ बना दी है, और जो ये नेगेटिव पार्ट होता है ये पार्ट बन गया Na+ ऐसा रहता है। ठीक है, तो साबुन के एक अणु की संरचना आप समझ चुके हैं क्या होती है, साबुन की एक अणु की संरचना होती है ये। तो होता है क्या, ध्यान समझेंगे जरा। देखो बेटा, जैसे कि एक पात्र है, पात्र में मैल है, ये मैल है कोई, ठीक है, मैल का टुकड़ा है, ठीक है, ये मैल है। अब इस मैल के टुकड़े में हम क्या काम करते हैं, साबुन के अणु डालते हैं, अर्थात साबुन घोलते हैं, पानी में है ये, साबुन डालते हैं तो साबुन की जो पुच्छ होती है वो इसमें फंस जाती है, इस तरीके से ऐसे फंस जाते हैं बेटा, ये ऐसे, और जो हेड होता है बाहर तरफ को रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो कण होता है वो टूट जाता है और हमारे कपड़े जो हैं साफ़ हो जाते हैं। तो ये संरचना जो बनी है इसको ही हम मिसाइल कहते हैं। क्लियर समझ में आया बेटा। ठीक है, तो मैंने नीचे इसकी संरचना बना रखी है। ठीक है, तो नीचे देखेंगे इसकी संरचना क्या है। देखो बेटा, ये है, जब साबुन को पानी में डालते हैं तब गंदगी और साबुन के अणुओं के साथ एक गुच्छानुमा आकृति बन जाती है, जिसे हम मिसाइल कहते हैं। क्लियर। तो बेटा क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो पुच्छ होती है गंदगी में धंस जाती है, गंदगी से प्यार करती है, ये जो कि हेड होता है वो द्रव में रहना चाहता है, इसलिए ये संरचना प्राप्त होती है हमारे लिए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाओ बेटा, अथवा वाले क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। देखो अथवा वाले क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे एथेनॉल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट्टा मान लेना, ये अच्छे से हर साल आते हैं पेपर में, इस साल भी आएंगे। ठीक है, देखो आपकी किताब में बेटा जो भी एथेनॉल के गुण हैं, ठीक है, एथेनॉल के गुण और एसिटिक एसिड के गुण वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेना। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है कौन, एथेनॉल के साथ सोडियम अभिक्रिया करता है। ठीक है बेटा, ये रहा एथेनॉल, और जब सोडियम अभिक्रिया करता है इसके साथ तो बनता है सोडियम एथॉक्साइड और
यहाँ से जो H2 होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। ये हो गया एथेनोइक एसिड, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो H और OH मिलकर के पानी बन जाता है और सोडियम एसीटेट हमारे लिए प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो ये रहा एसिटिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो बनता है सोडियम एसीटेट CH3COO NaO CO2 गैस निकल जाती है और बनता है H2O। नेक्स्ट देखते हैं बेटा ख वाला, लिखा है एथेनोइक अम्ल के दो उपयोग लिखिए। 2 अंक का है ये। एथेनोइक अम्ल के क्या करना है बेटा, 2 उपयोग लिखना है हमारे लिए। तो इसका उपयोग क्या है, ठीक है, तो इसका उपयोग क्या है बेटा, इसका 3 से 4% जलीय विलयन सिरका कहलाता है और सिरके का उपयोग क्या में होता है, अचार में होता है और हमारे मतलब खाने पीने में इसका यूज होता है और एस्टर बनाने में भी एथेनोइक एसिड का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा अम्ल और क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया कहते हैं। ये उदाहरण देकर हमारे लिए समझाना है कि जो अम्ल और क्षारक होते हैं वो आखिर अभिक्रिया करते कैसे हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे हम लोग। ठीक है, अम्ल और क्षारक कैसे अभिक्रिया करते हैं तो इसको एक एग्जाम्पल से समझना है। बुक में भी उसमें भी क्वेश्चन में कहा गया है एग्जाम्पल समझाइए। जैसे कि बेटा देखो HCl प्लस NaOH ये है अम्ल और ये है क्षारक। ठीक है, अगर इस पर हम देखें तो इस पर बेटा चार्ज कौन कौन से होते हैं। देखो आंशिक रूप से यहाँ प्लस का चार्ज होता है, आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज होता है। इस पर आंशिक रूप से प्लस का चार्ज होता है, इस पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो होता है क्या, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, इन दोनों के बीच में प्यार होता है, अट्रैक्शन होता है, तो ये मिल जाते हैं आपस में, बन जाता है NaCl प्लस का। अब देखो बेटा ये चीज़ और ये चीज़ आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है H2O। ठीक है, तो देखो जब अम्ल और क्षारकों के विपरीत आयन आपस में मिलते हैं तब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि न तो अम्ल रहा न क्षार रहा, ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत स्पीड में समझाया है आपको, फिर भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत मेहनत से यार वीडियो ये बनाया है और ये नोट्स भी बड़ी मेहनत से बनाया है, किसी किताब से नहीं बनाया है, सेल्फ बनाया है, मैंने अपने हाथों से लिखे हैं, बहुत टाइम लगा है। तो वीडियो अच्छा कर दिया लाइक, प्यार सा क्यों कमेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब आप कमेंट करेंगे तभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और सभी लोगों के लिए 26 जनवरी की आज हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, कि बाय बाय, थैंक यू।